गरीब बच्ची का पहला पिज्जा। अजीब है ना, जिस कूड़ेदान के रास्ते से रईस लोग गुजरना भी पसंद नहीं करते, जब वही किसी का बसेरा बन जाए। ये कहानी है नन्ही सी पूजा की, जो अपनी गरीब माँ लाली के साथ कूड़ेदान के भीतर रहती थी। कूड़ेदान से उठने वाली बदबू को सहना उन दोनों माँ बेटी के लिए बहुत मुश्किल था, मगर लाचारी ने उन्हें वहां ला पहुंचाया था। पूजा बेटी, अंधेरा घेराया है, तू यहीं ठहर, मैं ये लोहा प्लास्टिक बेचने भंगार वाले के पास जा रही हूँ। माँ जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। लाली डबडबाई आंखों से पूजा को देखती हुई उसका सर सहलाकर भंगार वाले के पास आती है। ये लो 30 रुपए। लाली के लिए ये रोज की बात थी। दोनों माँ बेटी दिन भर कूड़ेदान से टूटे फूटे लोहे प्लास्टिक के कबाड़ को बीन बटोर कर शाम को उसे असलम भंगार वाले के पास बेचती, जिसे उन्हें जो 10-20 रुपए मिलते उससे पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था। सिर्फ 30 रुपए, इसमें डबल रोटी के सिवा क्या आएगा? लाली बनिए को पैसे बढ़ाकर डबल रोटी मांगती है, जिसे खाकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से सटकर सो जाती हैं। इसी तरह उनका दिन दुखों में कट रहा था। हर भोर की तरह पूजा आज भी कंधे पर कूड़े की बोरी लटकाए खाली पांव सड़क पर उतर आती है। वह गरीब बच्ची आंखें गड़ाए कूड़े की खोज कर रही थी। तभी चलते चलते उसके कदम एक पिज्जा शॉप के सामने ठहर जाते हैं, जहाँ नन्ही नित्या अपनी माँ मोनिका से पिज्जा खरीदने की जिद कर रही थी। मॉम, प्लीज मुझे ये चीज वाला पिज्जा दिला दो ना। ठीक है नित्या, मैंने ऑर्डर कर दिया है, चलो चलकर टेबल पर बैठते हैं। अगले ही पल बटर में लिपटा एक बड़ा सा पिज्जा नित्या के टेबल पर आ जाता है। वह जीभ लपलपाते हुए पिज्जा की एक स्लाइस उठाकर खाने लगती है। वहीं पिज्जा शॉप के अंदर से आ रही पिज्जा की खुशबू से गरीब बच्ची वहां खींची चली आती है और टेबल से टिक कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मोनिका बुरा सा मुंह बनाकर उस बच्ची पर चीख पड़ती है। कितनी बदबू आ रही है इस गंदी लड़की से। अरे क्यों खड़ी है, चल भाग यहाँ से। आंटी, मुझे भी ये पिज्जा खाना है। उस गरीब बच्ची की पिज्जा खाने की ख्वाहिश सुनकर अमीर घमंडी मोनिका उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। आहा, एक पैसे की औकात नहीं और पिज्जा चाहिए इस गरीब को। वेटो वेटो। मोनिका की चिल्लाहट सुनकर पिज्जा हट का मालिक मोहित राणा, जो बहुत ही मक्खर किस्म का इंसान था, वहां आता है। क्या हुआ मैम, एनी प्रॉब्लम? प्लीज इस लड़की को बाहर निकाल कर फेंको, बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें से। मोनिका के मुंह से इतना भला बुरा सुनकर भी उस गरीब बच्ची की आंखों में अभी आस बाकी बची थी। वह आशा भरी नजरों से मोहित का मुंह देखकर बोल पड़ती है। साहब, मुझे एक पिज्जा दे दो, मैं भी इस पिज्जा का स्वाद चखना चाहती हूँ। अरे ये पिज्जा की दुकान क्या तेरे बाप की है जो मुंह उठाकर चली आई? चल भाग यहाँ से। मोहित उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे पूजा एक पत्थर पर जा गिरती है, जिसके साथ उसके हाथ पांव की खाल खुरचने से खून बहने लगता है। कहाँ तो वह बेचारी बच्ची पिज्जा खाने के लिए वहां खींची चली आई थी और कहाँ चोट खाकर वापस जा रही थी। माँ बिल्कुल सही कहती हैं, ये रईस लोग पैसों से जितने अमीर होते हैं, दिल से उतने ही गरीब होते हैं। दर्द में छटपटाती हुई पूजा लंगड़ाते हुए जैसे तैसे कूड़ेदान चली आती है, जहाँ कूड़े में सनी उसकी माँ पूजा के घाव देखकर घबरा जाती है। अरे पूजा बेटी, ये तुझे इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? पूजा रोते रोते अपनी माँ को सारा वाकया बताती है, जिसे सुनकर लाचार लाली का मन भर जाता है और वह अपनी बेटी को सीने से सटाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये दुनिया ऐसे पत्थर दिल लोगों से भरी पड़ी है पूजा, उनके आगे हाथ पसारने से कोई फायदा नहीं। अपनी माँ पर भरोसा कर, अगर ये गरीब माँ तुझे 9 महीने अपने खून से सींच कर इस दुनिया में ला सकती है, तो तुझे पिज्जा भी जरूर खिलाएगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। लाली अपनी गरीब बच्ची को पिज्जा खिलाने के खातिर खूब मेहनत करती। वह सारा दिन भूखी प्यासी रहकर कबाड़ बटोरने में लगी रहती। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लाख जतन के बाद भी हर दिन सिर्फ 20-30 रुपए का ही भंगार बिकता है, वो भी पैसे खाने में ही खर्च हो जाते हैं। एक भी पैसा नहीं बचता है। भगवान, इतनी लाचारी तो मैंने तब भी महसूस नहीं की थी जब मेरे सर से छत छिन गई थी। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं नहीं चाहती कि उसकी ये ख्वाहिश भी खाक हो। क्यों ना मैं अपने हिस्से के खाने का पैसा बचाऊं, इससे हफ्ते भर में पिज्जा के पैसे जुड़ जाएंगे। इस तरह गरीबी और लाचारी की मार लाली अपनी नन्ही सी बच्ची को पिज्जा खिलाने के लिए अपना पेट काट काट कर पिज्जा के लिए पैसे बचाने लगती है। ये क्या माँ, आप नहीं खाएंगी? वो क्या है ना, अब पूजा मंदिर के बाहर भंडारा बट रहा था, तो मैंने वहीं रुककर पेट भर कर भंडारा खा लिया और तेरे लिए खाना ले आई। तू ये खाना खा ले।
बेचारी भूख से जूझती गरीब माँ पेट भरने का झूठ मूठ का बहाना बनाकर बात को टाल देती है। तभी एक रोज जब पूजा कूड़ा बीनने सड़क पर जाती है, जहाँ सूट बूट पहने हुए एक बूढ़ा शख्स बेहोश पड़ा हुआ था। अरे ये अंकल तो बेहोश हो गए, मुझे हर हाल में इन्हें बचाना होगा। पूजा इधर उधर नजर घुमाती है, तभी उसे पास में एक प्याऊ दिखता है। वह अंजलि भरकर पानी लाकर उस बूढ़े के चेहरे पर छिड़काव करती है। साहब जी, आप ठीक तो हैं? हाँ। साहब जी तो सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूं? पूजा कभी उस बूढ़े शख्स के हाथ मलती तो कभी उसका सर सहलाती। तभी वह इंसान पूरी तरह से होशो हवास में आ जाता है और पूजा उससे दूर हो जाती है। उस शख्स का नाम शिवसेन था। अरे क्या हुआ बेटी, मेरी आंख खोलते तुम दूर क्यों खिंच गई? वो साहब जी, आप बड़े लोग हैं और फिर मैं गरीब कूड़े वाली, इसलिए सभी मुझसे और मेरी माँ से घिन करते हैं। मगर सभी जन एक जैसे नहीं होते। तुमने मेरी जान बचाई है, अब इसका एहसान उतारने का मौका दो अंकल को। शिवसेन उस गरीब बच्ची को गाड़ी में बिठाकर एक पिज्जा शॉप पर लाता है, जिसे देखकर पूजा सिहर उठती है, क्योंकि असल में शिवसेन कोई और नहीं, मोहित का पिता था। अच्छा, तो इस बार तू मेरे पिता को पोर्ट कर यहाँ लाई है? मोहित, तू इस भली बच्ची को जानता है क्या? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ पिताजी। ये एक दिन मुंह उठाकर मुफ्त का पिज्जा खाने आई थी, मैंने भी उसे खूब मजा चखाया था। ये सुनकर शिवसेन गुस्से से लाल पीला होकर मोहित को फटकार लगाता है। अरे बस कर मोहित, अरे जानता भी है आज तेरा पिता इसी बच्ची के कारण यहाँ खड़ा है। ये सुनकर मोहित उस गरीब बच्ची के सामने शर्म से पानी पानी हो जाता है। मुझे माफ कर देना बच्ची, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। तो मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। यहाँ बैठो। मोहित उस गरीब बच्ची को टेबल पर बिठाकर इसके सामने एक बड़ा सा चीज पिज्जा परोसता है, जिसे देखकर पूजा खूब खुश होकर पिज्जा खाती है। अरे वाह, सचमुच ये पिज्जा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आपको पता है अंकल, आज मैंने पहली बार पिज्जा का स्वाद चखा है। पूजा के चेहरे पर उभरी पिज्जा खाने की खुशी को देखकर शिवसेन और मोहित का मन भर आता है और मोहित बोलता है, पूजा, अब से जब भी तुम्हें पिज्जा खाने का दिल करे तुम यहाँ चली आना। पिज्जा खाकर पूजा जब कूड़ेदान पहुँचती है तो अपनी माँ के हाथों में पिज्जा का डिब्बा देखकर उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। अरे वाह, फिर से पिज्जा? फिर से क्या मतलब? माँ, आज मैंने बटर वाला बड़ा सा पिज्जा खाया, मगर हम दोनों ये वाला पिज्जा मिल बांट कर खाएंगी। आखिरकार पूजा के मन की पिज्जा खाने की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उस रोज उस गरीब बच्ची की आंखों में बड़ी खुशी झिलमिला रही थी, मगर पूजा जैसे न जाने कितने ही गरीब बच्चे अपनी ऐसी ही छोटी छोटी ख्वाहिश को लिए फुटपाथ की ठोकरें खाते हैं। सीता देवी का स्वर्गवास होते ही चारू ने तिजोरी की चाबी अपने हाथों में झटक ली और अपनी जेठानी जूली को अपने इशारों पर नचाने लगी। मौके पर चौका मारना तो चारू के खून में है, वरना तो मेरी मरी हुई सास को तो जीते जी मेरी जेठानी की तरफदारी से ही छुट्टी नहीं मिलती थी। अच्छा हुआ निपट गई बढ़िया, वरना मैं राज भोगने की बजाय आज भी रसोई में बर्तन घिस रही होती। चारू दिमाग से जितनी चंट चालाक थी, मन से उतनी मक्खर और कंजूस किस्म की थी। अपने इसी रवैये के कारण वह अपनी जेठानी से हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब लिया करती। जेठानी जी, अरे ओ जेठानी जी, अरे कदम क्या किचन में ही जम गए हैं, मेरी चाय कहाँ है? बस लाई। जूली जल्दी जल्दी पांव बढ़ाकर चारू के लिए चाय लेकर आती है। ये लो चारू, तुम्हारी चाय। क्या पुकारा तुमने मुझे? चारू। इस पल घर में हम दोनों देवरानी जेठानी के सिवा कोई नहीं, तू जानती है ना जूली, इस गुस्ताखी के लिए इस पल मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, चाहूं तो तेरी खाल भी खींच सकती हूँ। देवरानी की धौंस से बेचारी जूली के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। माफ करना देवरानी जी, गलती हो गई। तुझे पता है ना, मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी गवारा नहीं। वैसे जरा एक बात तो बता, सुबह से किचन में खड़ी खड़ी झक मार रही थी क्या, जो एक कप चाय बनाने में इतना वक्त खा गई? वो देवरानी जी, चूल्हे की आंच बहुत धीमी जल रही है, इसलिए देर हो गई। ये बढ़िया, एक और खर्चा इस निखट्टू ने। अरे स्टील बॉडी की बनी है क्या तू, या फिर इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा चलाने नहीं आता? किसने कहा था किचन की चीजों के साथ कुश्ती करने को? अब इसकी भरपाई तुझे भूखा रहकर करनी होगी। मगर उसमें मेरी क्या गलती?
अब सामान पुराना होगा तो खराब होगा ही। सच सुनकर कंजूस देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई दिन भर की भूखी जेठानी के बाल नोचकर कहती है, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान ज्यादा ही खुलने लगी है। ज्यादा मिच मिच की ना तो तेरी छुटकी बेटी छाया को भी भूखे सोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दिन भर भूखे रहने के कारण जूली का मुंह सूख कर दुधमुहे बच्चे जैसा छोटा होता है। साथ ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने के कारण वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देख छोटी सी छाया भागकर वहां आती है। माँ उठो ना, तुम्हें क्या हो गया है? चाची देखो ना, माँ आँख नहीं खोल रही। अरे चुप कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है। मरी नहीं है तेरी माँ। चाची ऐसा मत बोलो, माँ को डॉक्टर की जरूरत है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा, और अस्पताल का खर्चा क्या तेरा बाप भरेगा? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं पड़े जो तेरी माँ पर फूकूं। इसकी नाटकबाजी तो मैं छुड़ाती हूँ। ऐसा बोलकर चारू डाइनिंग टेबल पर रखे जग का पानी बेहोश जूली पर उड़ेल देती है। जागो जेठानी जी, सवेरा हो गया। सिर्फ 2 मिनट देती हूँ मैं तुझे। ये पर्स मुझे चमकता चाहिए। संकेत और जेठ जी के आने का टाइम हो गया है। कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह जूली भाभी, क्या कमाल के भरवा करेले बनाए आपने। मजा आ गया। मगर आप खड़ी क्यों हैं? आइए हमारे साथ बैठकर खाइए। जूली भीतर ही भीतर भूख से छटपटा रही थी। वह खुद भी सभी के साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी कि तभी उसकी कंजूस देवरानी उसे आंखें तरेरती है, जिस कारण जूली डर कर बोलती है, अरे देवर जी आप सभी खाइए, वैसे भी घटी बड़ी देखने के लिए कोई तो एक जन चाहिए। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और चारू अपनी जेठानी को अकेला पाकर देवरानी की ऐंठ झाड़ती है। शाबाश मेरी जेठानी जी, बस ऐसे ही मेरे इशारे समझ जाया करो। अरे देवरानी जी, ये रोटी सब्जी के बर्तन कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने तो अभी खाना खाया भी नहीं। अगर तुम ये टटका खाना खाओगी तो ये सब थालियों में बचा खुचा खाना कौन खत्म करेगा? खैर मनाओ जो ये भी मिल रहा है, वरना मेरा बस चले तो तुझे महीने भर भूखे पेट सुलाऊं। चारू सभी खाने के बर्तन रसोई में रखकर दरवाजे पर ताला लगा देती है, मगर भूख तो सभी को एक बराबरी की होती है। पेट की आग बुझाने के लिए जूली मेज के थाली के छोड़े जूठन को खाने लगती है। अपने भोले स्वभाव के कारण उस बेचारी को हर दूसरे दिन अपनी देवरानी की कंजूसी के कारण भूख की आग में झुलसना पड़ता है। खाने के अभाव के कारण जूली के शरीर पर भार घटने लगा। उसका शरीर भी पीला पड़ने लगा और एक सुबह किशोर की नजर जूली पर गड़ गई। अरे जूली, क्या बात है? खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही क्या? तुम इतनी दुबली पतली क्यों दिख रही हो? ऐसे ढील छोड़ोगी तो बीमार पड़ जाओगी। इसमें माँ की गलती नहीं है डैडी, चाची माँ को भरपेट खाना नहीं देती। आखिरकार छवि की नन्ही जुबान से सच उभर आता है। ये बात किशोर को भी खूब खटकती है। जूली, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और वो देवरानी होकर तुम पर दामन चलाती है। क्यों सहती हो तुम ये सब? आदर्श को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी पत्नी कितनी कंजूस है। अजी रुक जाइए, अगर देवर जी को चारू का रवैया पता चल गया तो बात बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ये घर परिवार टूटे। आपको मेरी कसम, भूल जाइए ये सब। घर परिवार के टुकड़े होने के बाद से किशोर के कदम वहीं थम जाते हैं, मगर जूली का शरीर हर दिन गिरता चला गया। बावजूद उसकी कंजूस देवरानी की मक्खरता नहीं मिटी। बिखराव की सोचाहट से जूली भोर से रात तक भूखे प्यासे रहकर एक पांव पर नौकरों की तरह अपनी देवरानी के इशारों पर नाचती रहती। देवरानी जी, रसोई का राशन खत्म हो गया है। आटा चावल दाल कुछ भी नहीं बचा। ये तो होगा ही ना, अब तुम दोनों माँ बेटी ने महीने भर का राशन पानी हफ्ते भर में ठूसने का ठेका जो ले रखा है। झूठ क्यों बोल रही हो देवरानी जी? इंसान से नहीं तो भगवान से तो डरो। एक वक्त का राशन बचाने के लिए तुम मेरे पेट पर पाबंदी लगा देती हो और जो कभी कभार खाना देती हो वो भी भरपेट नहीं। अपनी जेठानी के मुंह से निकलती खरी सच्चाई कंजूस देवरानी को खल जाती है और वह उसे घसीटकर उस खाने की मेज पर लाकर बुरा सलूक करती है। भूख लगी है ना तुझे? ले खा, ये भी खा। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? छोड़ो मुझे। गुस्से में लाल पीली हुई चिड़कोली चारू बर्तन में रखी सारी सब्जी जेठानी के चेहरे पर मल देती है। आज मैं तुझे पेट भरकर खिलाऊंगी, इतना खिलाऊंगी कि तेरी सारी भूख मिट जाएगी। चाची छोड़ दो मेरी माँ को। अरे हट, बड़ी आई माँ को बचाने वाली कम वक्त कहीं की। चारू छाया को दूर धकेल देती है, जिस छाया का सर खुरचे हुए दीवार में लगकर खूनम खून हो जाता है और जूली भी बेहोश हो जाती है कि ऐन मौके पर आदर्श और किशोर दरवाजे पर खड़े सब कुछ देख लेते हैं। भाभी के मुंह में अंधा हुआ आदर्श भाग कर आता है। भाभी उठो, भाभी।
अगर भाभी और छाया को कुछ भी हुआ ना चारू, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किशोर और आदर्श छाया और जूली को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टर द्वारा की गई जांच पड़ताल में चारू का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। देखिए, खाने के अभाव के कारण जूली जी के शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए आज ये हो रहा है। ये सब चाची ने किया है। मैंने देखा था माँ एक भोर से भूखी प्यासी काम करती रह जाती थी और उन्हें कोई भी भूल चूक हो जाती थी तो चाची उन्हें भूखे रखती थी और बाकी दिन बासी और बचा खुचा खाना देती थी, वो भी आधा पेट। ये सुनकर आदर्श का खून खौल उठता है। तभी जूली होश में आ जाती है। ठहर जाइए आदर्श भैया, चारू ने कुछ नहीं किया। भाभी, अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ये औरत मेरे घर परिवार के लायक नहीं। चली जा यहाँ से, बहुत कंजूसी कर ली तूने। नहीं देवर जी, चारू को माफ कर दीजिए, क्योंकि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। अपनी जेठानी को ऐसा बोलते देखकर चारू पछतावे से भर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, अपने खर्चीले ख्वाहिशों की पूरा करने की होड़ में मैं इस हद तक कंजूस हो गई कि आपको दाने दाने पर आफत कर दिया। आई एम सॉरी। चारू, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। मैंने तुम्हें माफ किया। उस दिन के बाद से चारू ने कंजूसी करना छोड़ दिया और बड़ी बहू होने के नाते ससुराल की बागडोर जूली को सौंप दी और धीरे धीरे घर परिवार में घुल मिलकर रहने लगी।